सम्यक अभियान के 9 मुद्दे जो हैं उन्हें मात्र आधे घंटे के एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना संभव नहीं है, किंतु हमारे सम्यक अभियान के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और कुछ मीडिया के बंधुओं ने मुझसे बार बार आग्रह किया है कि मैं आधे घंटे के एक वीडियो में सम्यक अभियान के सभी 9 मुद्दों को संक्षिप्त में रख दूं। दरअसल सम्यक अभियान की शुरुआत शिक्षित बेरोजगार युवाओं की उस असहनीय, अकल्पनीय एवं शब्दों में व्यक्त न कर पाने लायक समस्याओं को देखते हुए की गई। दरअसल मैंने 3 पुस्तकों की रचना शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग कोर्स के माध्यम से किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी कैरियर को संवारने के लिए प्राप्त हो सकती है, इस विषय पर की थी, जिसका नाम है कैरियर जेनित, उत्कर्ष पथ और बुनियाद रथ। इन पुस्तकों की रचना के बाद मुझे विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर मिला, व्याख्यान रखे गए, युवाओं को और तो और शिक्षकों को भी संबोधित करने का अवसर मिला। युवाओं को संबोधित करते हुए मुझे ऐसा लगा कि युवा इस बात को लेकर परेशान हैं कि संबंधित कोर्स विशेष से अध्ययन करने के पश्चात, डिग्री लेने के पश्चात क्या उस डिग्री के अनुरूप उन्हें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये मुख्य सवाल था। फिर धीरे धीरे स्थिति पर और गंभीरता से अध्ययन करना मैंने शुरू किया तो पता चला कि तमाम तरह की डिग्रियां या तमाम तरह के कोर्स आज की तारीख में कोई काम में नहीं आ रहे, क्योंकि नियमित श्रेणी की नौकरियां न शासकीय क्षेत्र में निकल पा रही हैं न निजी क्षेत्र में, और ऐसे सरकारी प्रावधान बदले जा रहे हैं कि युवाओं का भविष्य चाहे वो जिस उम्र में भी जाए अधूरे में ही रहना तय। दूसरी बात, जो राशि, जो बजट का हिस्सा युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए खर्च होना था, उस हिस्से को वोटर्स को अपने कब्जे में करने के लिए जो भी योजना बने उस पर खर्च किया जाने लगा। तो मुझे लगा इस देश का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। जब देश का जिसको भविष्य कहना चाहिए वो युवा हैं और युवाओं का भविष्य ही अंधकारमय हो गया, तो देश का भविष्य कैसे नव प्रकाश की ओर जा सकता है, यह सोचने की बात। तो सम्यक अभियान के जो 9 मुद्दे हैं उनमें 4 बड़े मुद्दे सिर्फ युवाओं पर केंद्रित है, बाकी मुद्दे भी युवाओं के लिए ही है। पूर्ण रूपेण यदि युवाओं की जो दक्षता है, जो योग्यता है, जो उनमें काम करने की क्षमता है, उसका अगर उपयोग नहीं हो पा रहा है तो देश के सम्यक विकास और किसी भी प्रकार की क्रांति की उम्मीद नहीं की जा सकती।
एक बात आती है सेवानिवृत्ति आयु। सन 1964-65 में सेवानिवृत्ति आयु 55 साल से बढ़ाकर 58 साल केवल इस कारण से की गई थी कि उस समय संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के लिए जितने योग्य युवाओं की जरूरत थी वे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए 58 साल करना पड़ा था। उसके बाद स्नातक निकलने लगे और बेरोजगारी लगभग बढ़ने लगी, तब सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता था। सन 1998 में केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ा के 60 साल की। तब विभिन्न ट्रेड यूनियंस ने यह बात का विरोध किया कि हमारी राशि हमको ही देंगे, जो रिटायरमेंट बेनिफिट पीएफ आदि की राशि जो हमको मिलना था वो राशि ना देके उसके ब्याज की राशि से हमें वेतन देंगे, हम फ्री के कर्मचारी होंगे, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सरकार को ये फायदे का सौदा लगा और सरकार ने 58 साल से सेवानिवृत्ति आयु इसको जो 60 साल की, 60 से 62, 62 से 65, 65 से 68 और अब तो ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार का है, उसने एक साथ 5 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय लिया, प्रस्ताव भेजा सरकार को और सरकार किसी ना किसी रूप में उसे लागू कर रही। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जवान लड़का, योग्य लड़का निकम्मा पड़ा बिस्तर पर दिन भर सो रहा है और बूढ़े पिता घुटनों में तेल लगा लगा कर नौकरी करने जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि रिटायरमेंट आयु केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में 58 साल कर दी जाती है तो बेरोजगारी की जो समस्या है उसका 1/4 हिस्सा समाधान में चला जाएगा। उतने लड़कों को, उतने युवाओं को नौकरी मिलने लगेगी यदि ईमानदारी से नौकरी दी गई तो। मेरी बातों में संकोच आपको लग रहा होगा, मैं बहुत खुल के नहीं बोल पा रहा हूं इसलिए क्योंकि यहां पर ईमानदार प्रयासों सरकार के द्वारा होते ही नहीं है। यदि वो रिटायर भी होंगे और उसके बाद आउटसोर्सिंग से भर्ती की गई तो फिर बेरोजगारों की समस्या का समाधान तो इसमें भी नहीं दिखाई देता। तो ये एक बड़ी बात है श्रमिक अभियान की कि हर हालत में केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में रिटायरमेंट आयु 58 साल कर दी जाए, इससे कम से कम उतने पद तो खाली होंगे। दूसरी बात, शासकीय और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था की जा सकती है। सन 1948 में ही श्रमिकों की समस्या को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तय की गई। उसमें जो अशिक्षित अल्पशिक्षित थे, मजदूर वर्ग के थे, उनके लिए अर्धकुशल, कुशल और अकुशल 3 श्रेणियां बना दी गई थी। लेकिन वे पढ़े लिखे युवाओं के लिए नहीं थी। बाद में न्यायालय में गए, शिक्षक न्यायालय में गए, न्यायालय ने कहा भाई ये जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ये शिक्षकों के लिए या अन्य क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होता। तो आज तक न्यूनतम वेतन अधिनियम भारत में बना ही नहीं, जिसके कारण क्या होता है, एक इंजीनियर 10,000 रुपये महीने में काम करने के लिए भी बस है। केंद्र राज्य सरकार में भी कम से कम न्यूनतम वेतन 40-44 हजार तो है। ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो केंद्र सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को भी चाहिए कि जितने सरकारी उपक्रम हैं उनमें भिन्न भिन्न ग्रेड बना दिया जाए कि किस किस ग्रेड के लिए कितना न्यूनतम वेतन सरकारी में है और उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के लिए भी लागू कर दिया जाए। मतलब दोनों ओर वेतन में विसंगति न रहे, प्राइवेट में नौकरी करे चाहे सरकारी में करे, वेतन एक समान। तब तो सारा आप प्राइवेटाइजेशन भी कर दो तो किसी को आपत्ति नहीं होगी युवाओं को। मतलब वेतन सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र हो एक समान हो। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, ये आउटसोर्सिंग ठेका पद्धति बीपीओ केपीओ के माध्यम से जो हो रही है ये तो भारी शोषण है। 10,000, 8,000, 15,000, 12,000 रुपए नौकरी दे रहे हैं। सरकार इसमें अपराधी है। सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कम से कम न्यायालय को कर देना चाहिए कि सरकार आप ये क्या शोषण कर रहे हो भाई।
ठेकेदारों के नाम पे ठेकेदारों के हवाले कर रहे हो। ठेकेदार ठेका डालते हैं कि अब इतने कर्मचारी हम रखेंगे, उसके बाद में वो रखते हैं और वो जो वेतन होती है उससे भी अपना कमीशन ले लेते हैं। पहले नौकरी देते समय भी आप लोग ये करते हैं। सरकारी क्षेत्र में आप काम करवा रहे हैं जिसमें दूसरे को 40-45 हज़ार है और आप दे रहे हो यहाँ पे 10,000। मतलब सरकार अपराध कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपराधी है, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। और जो ऐसे कर रहे हैं कायदे से न्यायालय को चाहिए कि बोले कि आप आपराधिक काम कर रहे हो, इस आपराधिक कार्य को बंद करो, अन्यथा न्यायालय को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अपराधी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। युवाओं को पता होना चाहिए, युवा जोर से कहे, हमारे साथ में हर जगह की युवा कहे कि सरकार अपराधी है, आउटसोर्सिंग प्रणाली चला रही है, सरकार अपराधी है। तो इसको बंद करेगी, ये सम्यक अभियान बंद करवाएगा। हमारी ये जोर की आवाज है। चाहे इसके लिए जो भी हो, अभी हम बिल्कुल शुद्ध सात्विक मन से बिना किसी प्रकार की हिंसा के आंदोलन चलाते हैं, बौद्धिक अभियान चला रहे हैं। आगे जाकर युवा जैसा अभियान चलाना हो वैसा अभियान चलाएंगे, अपराधियों को सबक सिखा के रहेंगे। और अधिकार है, चुनाव रूपी अधिकार होता है, कम से कम युवा उसमें बिना हिंसा का सहारा लिए अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए मतदाताओं को जागरूक कर देंगे ताकि अपराधियों को सजा मिल जाए। अभी तो दोनों अपराधी है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपराधी है। और अपराध इनने कैसे किए? जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी थी, पहले 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी अंग्रेजों के टाइम में थी। उस शिफ्ट ड्यूटी को BR अम्बेडकर ने देखा था, बारीक अध्ययन किया, बोले तो बड़ा भारी शोषण है, कब ये घर जाएंगे, कब नौकरी पे जाएंगे, क्या करेंगे, 8 घंटे की ड्यूटी पर्याप्त होती है। तो उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी कर दिया। उसको उद्योगपतियों और विदेशी उद्योगपतियों के दबाव में आकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने पुनः 12 घंटे करवा दिया। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी होती है। ये कंपनी में अगर 3 शिफ्ट चल रही है 1,000 की, तो 3,000 कर्मचारी काम करते हैं। जैसी 12 घंटे की शिफ्ट हुई तो 2 शिफ्ट में काम होने लगा, तो 1,000 लोग बेरोजगार हो गए। बड़ा भारी शोषण युवाओं का। जितनी बेरोजगारी बढ़ी है सरकार के आपराधिक कृत्य के कारण बढ़ी है। सरकार ने बड़ा भारी अपराध कर दिया 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करा के। ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, अंग्रेजों के टाइम में होता था, मेन गेट तक चले जाते थे कर्मचारी काम करने के लिए, वहां बोला जाता था आपको तो नौकरी से निकाल दिया गया है। मतलब नौकरी पर रखना निकालना उनके हाथ की बात थी, कभी भी मजाक उड़ा दो। तो इसके लिए बड़े श्रम कानून बनाए गए, बड़े कठोर श्रम कानून थे कि ऐसा नहीं है, प्रतिनिधि यूनियन के माध्यम से आपकी बात रखी जाएगी, आप न्यायालय में चले जाएंगे, कोई भी कंपनी एकाएक आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती। उन सारे श्रम कानूनों को निलंबित किया गया और अब पता नहीं कहाँ है, निलंबित है क्या, बर्खास्त है क्या, खत्म हो गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और हमारे ट्रेड यूनियन, जितने भी कंपनियों में कार्यरत ट्रेड यूनियन हैं, ये ट्रेड यूनियन ईमानदार प्रयास नहीं कर रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर दलाली चल रही है। तो अब युवाओं को जागरूक होकर आना पड़ेगा कि यदि वो ट्रेड यूनियन काम नहीं कर रहे हैं तो युवा जागरूक होकर के उनको बताए कि हमारे ट्रेड यूनियन कैसा बनेगा। और ये जितने फैक्ट्री में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी हैं, हमारे सम्यक अभियान से जुड़ जाए, हम उनको न्याय दिला के रहेंगे। अपराधी प्रवृत्ति की सरकार को हम आगे जाके सबक सिखा देंगे। हम आज अपराधी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं बार बार, सरकार कम से कम सम्यक अभियान की नजर में अपराधी है और हम उसको अपराधी मानेंगे, क्योंकि सरकार ने रोजगार के अवसरों में कटौती करके अपराध की है। सरकार ने 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे करके अपराध की है। सरकार ने कर्मचारियों के जीवन में अस्थिरता पैदा करने वाले कानून को सामने ला दिया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग प्रणाली की है। सरकार ने निजी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में वेतन की इतनी बड़ी विसंगति रखते हुए जो काम 40,000 में होना चाहिए वो 10,000 में गुलामी करवा रही है, सरकार करवा रही है। सरकार गलत कर रही है। सरकार रिटायरमेंट की आयु बढ़ा करके बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है। इस प्रकार बेरोजगार युवाओं के नजर में तो सरकार अपराधी है और उसे अपराधी मानना चाहिए, जन जन तक बात पहुंचाना चाहिए और सम्यक अभियान पहुंचा रही है। लेकिन सम्यक अभियान हिंसक आंदोलन की इजाजत अभी बिल्कुल नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि मताधिकार का जो अधिकार लोगों को मिला हुआ है, इसके लिए युवाओं को, जनता को जगाना पड़ेगा और आने वाले समय में इन अपराधियों को अपने अधिकार जो प्राप्त हुए हैं उसी का उपयोग करके सजा देना पड़ेगा। अब अगली बात आती है, हमने एक जो 5वां मुद्दा हमारे इसमें आता था, जो ओबीसी का जातिगत जनगणना की बात थी। ओबीसी का मुद्दा चला, मंडल आयोग बना, वो सब लोग जानते हैं। मंडल आयोग कैसे बना भाई? 22.5% आरक्षण SC ST वर्ग को सन 1931 की जातिगत जनगणना के आधार पर ही दिया गया था।
और उसके बाद पाया गया कि आदिवासी वर्ग किसी किसी राज्य में 50% से अधिक है, उनके साथ गलत हो जाएगा, 7.5% आरक्षण उनको क्या होगा, तब उसके लिए कर दिया गया कि प्रत्येक राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को उनके राज्य में जो आबादी है उसके अनुपात में आरक्षण दे। लेकिन न्यायालय ने बोला, सुप्रीम कोर्ट से व्यवस्था आई कि ठीक है, आप SC ST वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण तो दे देंगे, लेकिन यह आरक्षण किसी भी कीमत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह बात उस समय की थी। उसी के आधार पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 16% अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण मिल रहा है और जनजाति वर्ग को 20% यानी 36% आरक्षण मिला। OBC वर्ग को यानी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े समाज को भी आरक्षण देने की बात समय समय पर उठते रही। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पर कदम आगे बढ़ाई कि इनको सचमुच में आरक्षण आदि का लाभ देके मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए और इनको समानता के स्तर पर लाना चाहिए। 1973 में SC और ST वर्ग की कुछ जातियों की लिस्ट में भी कुछ फेरबदल किया गया और OBC वर्ग में कौन कौन जाति आएंगे इस पर भी एक अध्ययन पेश किया गया। लेकिन इसके लिए एक आयोग बनाने की बात आई थी 1974 में। किसी कारण से जो बदलते तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम के कारण उस समय आयोग नहीं बना और वो 1979 में बना। उस आयोग ने 1985 में राजीव जी के प्रधानमंत्री तो काल में रिपोर्ट दी 1985 में। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि 1931 की जातिगत जनगणना के आधार पर देश में कुल 44% आबादी OBC वर्ग की है। चूंकि पूर्व से ही 22.5% आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण न देने की व्यवस्था दी है, इसलिए यह आयोग 27% आरक्षण OBC वर्ग को देने की सिफारिश करता है। तब पहली बार राजीव जी ने उस रिपोर्ट को देखते हुए कहा था कि भाई 1931 के बाद में ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं, जब तक नए सिरे से जातिगत जनगणना नहीं हो सकती हो पाती तब तक इस रिपोर्ट को लागू करना संभव नहीं लग रहा है। और यदि मान में लिया जाए कि 44% आबादी OBC वर्ग की है तो उनको 27% आरक्षण क्यों दे, उनके हिस्से का 17% हम किसे देंगे, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो उन्होंने माना कि यह रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है, जब तक इन त्रुटियों को सुधार नहीं किया जा सकता, नए सिरे से जातिगत जनगणना नहीं होती, तब तक के ये मंडल आयोग की रिपोर्टों को लागू करने से हम समानता का सिस्टम स्थापित नहीं कर सकते। ये बातें थी। तब उसको लेकर के हल्ला मचाया कि नहीं वो मंडल आयोग के विरोधी थे, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस ने तो कहा कि जब उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी सन 1990 में, तो जॉर्ज फर्नांडिस और भाजपा के नेताओं के बीच में चर्चा हुई थी। भाजपा के नेताओं ने उनसे कहा था कि यदि आप लोगों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया तो हम राम रथ यात्रा निकाल लेंगे, क्योंकि यही हमारे पास में एक साधन है। मतलब उनको लगा कि उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। भाजपा एक अलग पार्टी है, जनता दल वगैरह अलग पार्टी है, ये अगर अलग हो गए तो उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। तो भाजपा ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए धर्म का सहारा लिया और राम रथ यात्रा निकाल दिया था। मतलब वो कुल मिला करके भाजपा शुरू से ही मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के पक्ष में नहीं थी। और इसके बारे में बारीक अध्ययन करना हो तो जॉर्ज फर्नांडिस ने समय समय पर बयान दिए थे और वो कहीं ना कहीं बयान सब अभी आज भी उपलब्ध हैं। तो हमने जातिगत जनगणना की बात सम्यक अभियान में सबसे पहले शुरू से रखा। 2 मई 2022 से हमारा अभियान शुरू हुआ और हमने बोला कि जातिगत जनगणना हो जाए। जातिगत जनगणना होने से क्या होगा, जिस वर्ग की जितनी आबादी उस वर्ग को लिए उतना आरक्षण या उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि भाई सबको भागीदारी तो आप दे दोगे, लेकिन एक समस्या खड़ी होगी। भाई जो एक्सीलेंस कैटेगरी के हैं, जो सबसे अधिक अंक कार्यकारी और प्रतियोगी परीक्षा में लाते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। उत्कृष्टता को कभी नकारा नहीं जा सकता। तो प्रत्येक वर्ग की आबादी का 10% हिस्सा बचा के कुल आबादी का 10% आरक्षण, यानी कुछ जो वैकेंसी निकले उसका भी 10% आरक्षण एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए रख दिया जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो और वो उत्कृष्ट श्रेणी लिखे। एक बात हमारी आई कि EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ये क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्या है। भाई OBC वर्ग में भी जो अग्रिम पंक्ति का समाज है, बहुत सारे समाज है जो आर्थिक रूप से ठीक ठाक है, संपन्न है, ठीक स्थिति में, ठीक है, गरीब तो हर समाज में होते हैं, लेकिन जो ढीमर माझी केवट हैं, जो परंपरागत पेशेवर समाज है, लोहार है, विश्वकर्मा है, नाई है, धोबी है, रजक जो लिखते हैं,
और ये जो गड़रिया पाल समाज है, बंजारा समाज है, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो परंपरागत पेशेवर समाज है। उनके बच्चे 6-7 साल के हुए तभी से काम करने लग जाते हैं। अब उनको बोले, उनके बच्चों को बोले कि आप प्रतियोगिता ओबीसी वर्ग के दूसरे समाज के साथ करो, तो वो निश्चित रूप से पिछड़ जाते हैं। वो निश्चित रूप से उनके साथ में प्रतियोगी स्तर पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए अलग से ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग बनाने की जरूरत है। तो ओबीसी और ईबीसी भी एक अलग अलग वर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आबादी के अनुपात में ही भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और एक्सीलेंस कैटेगरी उत्कृष्ट श्रेणी के लिए भी भागीदारी तय की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात, हम शुरू से ही चले राम राज्य की ओर अभियान, हमने जो नाम दिया है अभी, लेकिन इसमें हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि भाई प्रत्येक समाज में गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। तो उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग के लिए जो आरक्षण है, उसमें क्या कर दिया जाए, अत्यंत गरीब के लिए 25%, औसत गरीब के लिए 25%, मध्यम के लिए 25% और आय की दृष्टि से उच्च जो है उसके लिए 25%। मतलब देना तो सबको है, लेकिन 25% बांट दिया जाए, उसमें ये नहीं मिले तो उसमें होगा पूर्ति। तो इस प्रकार से जो सबसे नीचे के हैं, जो सबसे नीचे लगाएगा, 25% दिया और 25% नहीं भी कैंडिडेट निकले तो वो कैंडिडेट औसत गरीब में चले जाएंगे, औसत गरीब में भी निकले तो मध्यम में चले जाएंगे, उसी वर्ग में रहेंगे वो आरक्षण, कहीं अलग नहीं जाने वाला। लेकिन जो अत्यंत पिछड़े हैं, जो एकदम वंचित रहे हैं, कम से कम उनको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा और समाज का वह हिस्सा जो वंचित है वो आगे बढ़ने लगेगा। ये हमारी बात रही। इसके आगे एक बात आई कि जैसे कुछ लोग नौकरी पेशा आदि के चलते दूसरे राज्य में जाके बस जाते हैं और शादी होती है बेटियों की, दूसरे राज्य में होती है, तो यहाँ का आरक्षित, मध्य प्रदेश का आरक्षित वर्ग की जाति वाली जो समाज है, उस लड़की की शादी दूसरे राज्य में हुई, उसने अपने जाति में ही शादी की है। अब वहां जाने के बाद में उसको उस जाति का लाभ नहीं मिलता। ये तो बड़ा बुरा हाल है। अभी महार समाज जो है, एक बात आई बहुत पहले से, जो अंबेडकर जी का समाज माना जाता है, वो समाज देश स्वतंत्र हुआ उसके पहले से ही यहाँ काम कर रहा था मध्य प्रदेश में, लेकिन उन्होंने कभी जाति प्रमाण पत्र पे ध्यान नहीं दिया। अब उनके पास प्रमाण भी नहीं है कि वो कब से यहाँ रह रहे थे, उनके दादा यहाँ रहे, पिता यहाँ रहे, सब कुछ रहे, बिना प्रमाण के उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जबकि महार समाज को आरक्षण यहाँ पर है अनुसूचित जाति में, तो उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? वो बहुत गरीब है, लेकिन जनरल कैटेगरी में उनका अनुसूचित जाति वर्ग का प्रमाण पत्र ही नहीं बन रहा है, बेहद गलत है। तो कम से कम क्या होना चाहिए, डोमिसाइल की इसमें नीति बदलना चाहिए। जो जिस जाति को आरक्षण की श्रेणी में रखा गया है जिस राज्य में, और उनके पूर्वज कभी उस राज्य में रहे हैं, तो उनको पूरे देश में उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और ये तभी जाकर के समानता का सिस्टम लागू किया जाता है, अन्यथा बहुत सारे वंचित रह जाएंगे। ये बात हमारी थी। अगली बात आती है कृषि क्रांति की। अब कृषि क्रांति के लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा। अब 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ में कोई भी आधुनिक पद्धति से कृषि नहीं कर सकता, संभव नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी फार्मिंग करना पड़ेगा, यानी बहुत बड़े कृषि क्षेत्र को मिला करके, किसानों को जोड़ करके और उस वहाँ के उत्पादन के अनुरूप वहाँ पे उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे। मतलब इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसका स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। तो वह जब तैयार कर लेंगे उस स्ट्रक्चर को, तो एकदम कृषि क्रांति आएगी। युवाओं के बच्चे भी उद्योग के साथ साथ कृषि से जुड़ेंगे, कृषि के साथ साथ उद्योग से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से नई क्रांति का उदय होगा। और आखिरी बात हमारी यह है कि जो राजा महाराजाओं को प्रिवी पर्स मिलता था और जो विशेषाधिकार मिले थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी ढेर सारे कानून बने। जमींदारी उन्मूलन का कानून भी आया, सीलिंग एक्ट भी आया, सब कुछ आया, लेकिन इन्होंने पता नहीं कहाँ किस किस अंदाज में संपत्ति को बचा के रखा। कोविनेंट मर्जर कानून था, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी, कैसे कैसे इनने अधिकार रखे। तो आज सारे, एक तो पुरातत्व महत्व के महलों और किलों पर इनका कब्जा है, दूसरी ओर ढेर सारे प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट बना करके अपनी संपत्ति को बचाए रखा, दूसरी ओर बेनामी संपत्ति इधर उधर किसी के नाम पे संपत्ति कर दिए, फिर अपनी बना लिए। आज ये अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक है, देश और प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है और ये मालामाल है। ये संभव नहीं है। तो इनकी सारी प्रॉपर्टी जो रियासत कालीन है उसका पूरा अध्ययन किया जाए, कब इनने ट्रांसफर किया, कब क्या किया, पूरा बारीकी से अध्ययन किया और ये प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट सबको भंग कर दिया जाए और ये सारे मोहल्लों किलों को सरकारी कर दिया जाए। इनको सरकारी करने से, इनकी संपत्ति को सरकारी करने से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु
निश्चित रूप से नए नए उपक्रम स्थापित किए जा सकते हैं और हमारा सम्यक अभियान आगे भविष्य के लिए है। इसका नारा है सम्यक विकास नवक्रांति। तो हम सम्यक अभियान के साथियों को बार बार आह्वान करते हैं कि आप इस नारे को हमेशा याद रखिए, इस नारे को हमेशा बोलते चलिए और इसके साथ में मुद्दों को साथ लेके चलिए। इसमें 9 मुद्दे हैं और यही 9 मुद्दे प्रदेश व देश का सम्यक विकास कर सकते हैं और इस देश को, इस प्रदेश को नवक्रांति से जोड़ सकते हैं। तो हमारा नारा है मित्रों, सम्यक विकास नवक्रांति।